जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विद विपिन में। हम लोग कवर कर रहे थे क्लास 10th एनसीईआरटी फिजिक्स, ठीक है, जिसमें हम लोग प्रकाश चैप्टर को पढ़ रहे थे। इसका पहला पार्ट जिसमें हम लोग परावर्तन रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। इसमें हम लोग अपवर्तन, इसके बारे में रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। परावर्तन को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं और अपवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ लेना तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जाकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़े थे, किसी एक सतह से प्रकाश का टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। परावर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। जबकि क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी मीडियम होता है, मतलब जिसके आर पार प्रकाश क्या कर सकता है, पास कर सकता है, पार होता है। जैसे मान लीजिए ये एक लेंस है, क्या है, एक लेंस है जो मतलब पारदर्शी है, जिसके आर पार देखा जा सकता है, ठीक है। ये दो माध्यम, एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है, ठीक है। तो अगर इसमें जब भी प्रकाश आएगा, ठीक है, टकराएगा इस पर, इसको हम लोग आपतित किरण बोलेंगे। और यहाँ पे जहाँ पे टकराता है, इसको हम लोग क्या डालते हैं, एक नॉर्मल अभिलंब डालते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये इसका मान लीजिए इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इस मीडियम का। अभी हम लोग आगे समझेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता क्या है, ठीक है। तो ये या तो इस मीडियम से इस मीडियम में जब इंटर करेगा, तो या तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा या तो अभिलंब से दूर चला जाएगा, ठीक है। मतलब ये अपना रास्ता बदल देता है, मतलब एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में एंटर करता है तो ये अपना रास्ता बदल देता है। और रास्ता बदलता है क्योंकि इसका स्पीड बदल जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा विरल माध्यम है, क्या है, विरल माध्यम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेयरर, क्या बोलते हैं, रेयरर मीडियम। विरल मतलब इसके पार्टिकल थोड़े दूर दूर है। और एक हमारा होता है डेंसर, जिसे हम लोग सघन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, डेंसर, जिसे हम लोग सघन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखिए, जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, उस कंडीशन में इसका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे भीड़ कम है और यहाँ पे भीड़ अधिक है, ठीक है। तो प्रकाश यहाँ पे एंटर करेगा तो इसका स्पीड स्लो हो जाएगा कि नहीं, स्लो हो जाएगा, इसका गति धीमा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब गति धीमा होगा तो आप लोग खुद बताइए, प्रकाश अभिलंब की तरफ मुड़ेगा या अभिलंब से दूर जाएगा, तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे जब विरल माध्यम से डेंसर में जाता है तो ये इसका स्पीड क्या होता है, घट जाता है और ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। और जबकि सघन से विरल में जाता है तो ये प्रकाश का मतलब जो चाल होगा दूसरे माध्यम में बदल मतलब अधिक हो जाता है और ये नॉर्मल अभिलंब से क्या होता है, दूर हो जाता है। इसे ध्यान रखना, ठीक है। तो अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपनी दिशा में परिवर्तन कर मुड़ जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये इंसिडेंट रे हो गया और यहाँ पे जहाँ पे टकराता है इसको हम लोग नॉर्मल ड्रा कर देते हैं, ठीक है। अब ये नॉर्मल अभिलंब के साथ जो एंगल बनाता है आपतित किरण इंसिडेंट रे, उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अब ये देखिए, ये एक हमारा मान लीजिए मीडियम है, ठीक है। मीडियम मतलब मीडियम को अलग करने वाला क्या है, एक बाउंड्री है, ठीक है। ये एयर है यहाँ पे और यहाँ पे नीचे क्या है, ग्लास है, ठीक है। दो अलग अलग मीडियम है, ठीक है। ये क्या है, हमारा ग्लास। अब इसमें जब इंटर करेगा लाइट तो एयर क्या हमारा रेयरर मीडियम है और ग्लास हमारे क्या डेंसर मीडियम है। तो देखिए अपना रास्ता मोड़ लेता है, अलग कर लेता है, क्योंकि इसका स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो अविलंब और ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड नहीं रिफ्रैक्टेड, ठीक है, अपवर्तित जो किरण है, ठीक है, इसके बीच का जो कोण है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। इसे ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका उदाहरण क्या क्या होता है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, ठीक है। जब पानी को हम लोग पेंसिल में डुबोते आते हैं ना तो मुड़ा हुआ दिखता है, किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। पानी से भरे बर्तन में रखा सिक्का थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ हमें दिखाई देता है, किसके कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। तारों का टिपाना किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण ही होता है। इंद्रधनुष का बनना किसके कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। लेंस का जो उपयोग होता है वो किसका किसका उदाहरण है, प्रकाश का अपवर्तन ही है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन का नियम क्या होता है, जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन में परावर्तन में दो नियम पढ़े थे, ठीक है। तो पहला नियम दोनों में सेम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु अविलंब पर एक ही तल में होंगे, ठीक है। मतलब किसमें होंगे, एक ही तल में होंगे, एक ही सरफेस पे होंगे, ठीक है। इसे ध्यान रखना। अब दूसरी चीज देखिए, जैसे ये आपतित किरण हो गया और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण, क्या बोलेंगे, आपतित कोण बोलेंगे, ठीक है। आपतित एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है ना, एक कांस्टेंट होता है, मतलब नियतांक होता है। और साइन आई बाई साइन आर का जो रेशियो तभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, जिसे हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं या कहीं कहीं पे म्यू से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। इसे ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी आगे क्या होता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना। तो किसी दिए गए माध्यम युग्म के लिए
आपतन कोण की जया मतलब साइन और अपवर्तन कोण की जया जिसे हम लोग साइन बोलते हैं का अनुपात एक स्थिरांक होता है मतलब कांस्टेंट होता है और इस स्थिरांक को हम लोग क्या बोलते हैं अपवर्तनांक बोलते हैं जिसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं कि ध्यान रखना। और यही क्या स्नेल का नियम भी है, ठीक है। स्नेल नियम क्या कहलाता है, साइन आई बाई साइन आर बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा और यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो ये स्नेल लॉ है, ठीक है, इसे ध्यान रखना। अब हम लोग समझेंगे अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो मीडियम है, ठीक है, और दो मीडियम को अलग करने वाला ये एक बाउंड्री हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए मीडियम M1 है और ये मीडियम M2 है, ठीक है। देखिए ध्यान से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो बताता है, कंपैरिजन बताता है कि कितने स्पीड से यहाँ इस मीडियम में प्रकाश चल रहा है और यहाँ रिफ्रैक्शन के बाद कितने स्पीड से इसमें जाएगा, इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। या ये बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ये प्रकाश को मोड़ेगा, जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ये प्रकाश को कितना मोड़ता है, इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, इसे ध्यान रखना, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यह एक भौतिक राशि होती है जो यह दर्शाती है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर कितनी मुड़ती है या अपवर्तित होती है, ठीक है। इसी को हम लोग अपवर्तन सूचकांक बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अपवर्तनांक प्रकाश की गति को दर्शाता है क्योंकि यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है और यह गति में परिवर्तन प्रकाश तरंग की दिशा को बदलेगा, दिशा बदलेगा कि नहीं बदलेगा, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है उसका दिशा बदल जाता है, क्यों, क्योंकि उसकी गति उसकी स्पीड बदल जाती है, ठीक है। दूसरे शब्दों में यह बताता है किसी माध्यम में प्रकाश की गति निर्वात वैक्यूम में प्रकाश की गति से कितना कम या कितना ज्यादा है, ये भी बताता है, ठीक है, इसे ध्यान रखना। अभी हम लोग रेशियो पढ़ेंगे ना, एक होता है C/V, ठीक है, सॉरी V/C होता है, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही फार्मूला होता है, ठीक है। इसको क्या होता है, माध्यम में प्रकाश का चाल और निर्वात में प्रकाश का चाल, ये भी यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब इसका उदाहरण क्या क्या है, देखिए निर्वात में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है, तो निर्वात हम लोग पढ़े ना सबसे अधिक होती है, इसका अपवर्तनांक क्या होता है 1 होता है, मतलब वैक्यूम का जो अपवर्तनांक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1 होता है, इसका मतलब वहाँ पे सबसे अधिक गति होती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखिए पानी का अपवर्तनांक कितना होता है 1.33 होता है, जिसका मतलब है पानी में प्रकाश की जो गति होगी निर्वात की तुलना में क्या होगी, थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कि पानी का अपवर्तनांक क्या है, ज्यादा है। अब अपवर्तनांक ज्यादा का मतलब वो ज्यादा डेंसर है, ज्यादा सघन है, इसका मतलब वहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा प्रकाश का चाल उतना ही क्या होगा, कम होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सघनता को भी बताता है, किसको बताता है, सघनता की, कोई माध्यम कितना ज्यादा सघन है। अब भैया एक चीज बताओ, जब ज्यादा सघन है और उसमें कोई प्रकाश जब एंटर करेगा तो उसका प्रकाश का जो चाल वो स्लो नहीं हो जाएगा, कम नहीं हो जाएगा, ये चीज सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, हीरा का होता है, किसका होता है, डायमंड का। तो इसलिए प्रकाश की सबसे कम चाल किसमें होती है, हीरा में होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब ये कांच का अपवर्तनांक कितना होता है 1.5 होता है, जिसका मतलब कांच में भी प्रकाश की गति क्या हो जाएगी, थोड़ी सी और कम हो जाएगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगला पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, अब विरल से सघन में जाएगा, अब भैया विरल से सघन में जाएगा तो वहाँ पे भीड़ अधिक है, तो वहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब स्पीड घट जाएगा, पहले से तो स्पीड घटेगा तो दूसरा स्पीड घटेगा तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा ना, तो उसकी चाल घट जाती है और अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ठीक है, ध्यान रखना, पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। अगला है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो उसकी चाल क्या होती है, बढ़ जाती है और अभिलंब से क्या होता है, दूर चला जाता है, ठीक है। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फार्मूला और होता है, n बराबर, देखिए अब इसमें फॉन्ट म्यू तो लिखा था नहीं, फोन से पीडीएफ बनाता हूँ तो n से नहीं है म्यू से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे n भी लिखा जाता है, ठीक है। तो n बराबर क्या होता है V1/V2, V1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, जैसे दो मीडियम में पहला मीडियम इसमें प्रकाश की चाल और दूसरे में प्रकाश की चाल, ठीक है, इसका जो रेशियो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखना। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी माध्यम की सघनता को बताता है, अर्थात प्रकाश की चाल उसमें कितनी होगी, जो जितना सघन होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, उतना ही कम होगी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा और सघनता उतना ही ज्यादा होगा और प्रकाश का चाल क्या हो जाएगा, उतना ही कम होगा, इसे ध्यान रखना। प्रकाश की सर्वाधिक चाल किसमें होती है, निर्वात में, और सबसे कम किसमें होता है, हीरे में होता है, ठीक है। ठीक है, हीरे का देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी गया कई बार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 2.417 होता है, सबसे कम किसका होता है, निर्वात का होता है। एयर का क्या होता है 1.003, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये वाटर वाला भी पूछा गया, ठीक है, और ये इसको डायमंड वाला भी पूछा गया। मतलब इसमें देखिए ये निर्वात का, वायु का, ठीक है, वाटर का और डायमंड का और आइस का, ये मतलब 5 जो है ना ये इंपॉर्टेंट, इनके डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इसके बारे में दिया है, ठीक है, कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो देखिए सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वैक्यूम का है, तो सबसे ज्यादा चाल किसका होगा, सबसे ज्यादा चाल किसमें होगा, निर्वात में होगा, और सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, डायमंड का है, तो इसमें प्रकाश की चाल क्या होगा, सबसे ज्यादा कम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग माध्यम का अपवर्तनांक का तुलना करते हैं किससे, एक मिनट रुक जाइए,
ठीक। जब भी हम लोग किसी भी माध्यम की तुलना करते हैं, प्रकाश से चाल की तुलना करते हैं, ठीक है, किसमें, निर्वात में या हवा में प्रकाश की चाल क्या है उससे जब तुलना करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात या वायु के सापेक्ष हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस अपवर्तनांक को हम लोग क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। जैसे माध्यम का अपवर्तनांक यहाँ पे देखिए C/V, सी का मतलब क्या होता है, निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल कितनी है, और माध्यम प्रकाश का चाल, ठीक है, मतलब किसी भी माध्यम में प्रकाश का चाल कितना है, जिसका हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक बताते हैं। ठीक है, कंपेयर करते हैं किससे, वायु से या फिर वैक्यूम से। ठीक है, इसे ध्यान रखना। जहाँ पे सी क्या है, हवा में गति का प्रकाश कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अभी अन्य माध्यम में प्रकाश की गति, ठीक है, और यन क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो ये था मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। अब देखिए लेंस हम लोग समझते हैं, लेंस क्या होता है। ठीक है, लेंस क्या होता है, लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है, जैसे कांच या प्लास्टिक, ठीक है, से बना हुआ ऐसा भाग होता है, ठीक है, जिसकी कम से कम एक सतह क्या हो, वक्र हो, मतलब एक सतह वक्र हो, जरूरी नहीं कि दोनों सतह वक्र हो। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, लेंस कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, ऐसे कॉनकेव कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, ऐसे कॉन्वेक्स भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये चीज देखिए, इसमें लेंस प्रकाश किरणों को अपवर्तित करता है, क्या करता है, अपवर्तित करता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो एक मीडियम से, जैसे एयर से गया लेंस में, तो दो मीडियम होगा कि नहीं, मीडियम होगा। तो जब मीडियम चेंज होता है उस कंडीशन में रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है, इसे ध्यान रखना। करके एक बिंदु पर लाने या फैलाने का कार्य करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। अब लेंस दो प्रकार का होता है, एक हमारा होता है उत्तल लेंस और एक होता है हमारा अवतल लेंस। उत्तल लेंस को हम लोग कॉन्वेक्स, सेम जैसे हम लोग मिरर में पढ़े थे, जो मिरर की जितनी प्रॉपर्टी क्या था, कॉनकेव का था, वो सारे कॉन्वेक्स लेंस का होता है, और जो उसमें कॉन्वेक्स मिरर का था वो इसमें कॉनकेव लेंस का होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक लेंस हमारा है कॉन्वेक्स और एक हमारा कॉनकेव। ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स, जिसे हम लोग उत्तल बोलते हैं, और इसको हम लोग कॉनकेव बोलते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसमें जितने भी प्रकाश आते हैं ना, इस सबको एक पॉइंट पे, इसका जो फोकस होता है ना, उस पे जाके जो भी समांतर रेखाएं मतलब आता है, ठीक है, वो एक बिंदु पे ले जाके क्या कर देता है, फोकस पे ले जाके कन्वर्ज कर देता है। इसलिए हम लोग इसको अभिसारी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, जबकि हमारे जो कॉनकेव होता है ना, ये क्या होता है, क्या होता है, ये डाइवर्जिंग होता है। ठीक है, अपसारी होता है, मतलब ये किरणों क्या करता है, मतलब बिखेर देता है। ये ऐसा प्रतीत होता है कि एक बिंदु पे जाके मिल रहा है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, इस बिंदु को हम लोग फोकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पूछता है कि बीच में मोटा होता है और किनारे क्या होता है, पतला होता है, बस इतने क्वेश्चन पूछता है, मतलब कभी कोई क्वेश्चन पूछा गया इसको। ठीक है, कि ऐसा मतलब उस लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसका बीच में थिकनेस होती है, मोटाई होती है, और किनारे पे क्या होता है, पतला होता है, उसको हम लोग कॉन्वेक्स बोलते हैं। और जबकि किनारे पे जो मोटा होता है और बीच में पतला होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए लेंस के प्रकार, उत्तल लेंस जिसे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, इसे ध्यान रखना। ठीक है, इसका बीच का भाग मोटा होता है और किनारे का भाग क्या होता है, जाओ यहाँ से, मम्मी बुला रही है, जाओ। हाँ ठीक है, अभी आ रहे, जाओ, हाँ ठीक, जाओ, बीमार है, सुन लिए, जाओ। अब अगला पॉइंट देखते हैं, यह समांतर किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। ठीक है, मतलब जितने भी समांतर बिंदु, इस समांतर रेखाएं आएंगी इस पर, ठीक है, मतलब प्रकाश आएंगे, वो सबको एक बिंदु पर जाके क्या करता है, केंद्रित कर देता है। ठीक है, इस बिंदु को हम लोग फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस। इसमें देखिए दो सरफेस है मिरर के, ठीक है, मतलब दो मिरर सरफेस को अगर मिला दे तो एक लेंस बनता है। तो इसमें दो फोकस होता है, एक हमारा इधर होता है और एक हमारा इधर होता है। ठीक है, दोनों तरफ, इस सरफेस का फोकस इधर होता है और इस सरफेस का फोकस इधर होता है। ठीक है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे फोकस के बारे में क्या होता है। ठीक है, देखिए उदाहरण के लिए आवर्धक कांच, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, किसका उदाहरण है, इसी का उदाहरण। ठीक है, अब अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, इसे अपसारी लेंस बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो बीच का भाग पतला होता है और किनारे पे क्या होता है, मोटा, हम लोग पीछे देख चुके हैं। यह समांतर किरणों को क्या करता है, फैला देता है। क्या कर देता है, फैला देता है। जैसे निकट दृष्टि दोष वाले में चश्मा किसका प्रयुक्त होता है, यही चश्मा क्या होता है, प्रयुक्त होता है, यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कॉनकेव है और कॉन्वेक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारा क्या है, ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, इसके देखिए दो फोकस होंगे, एक फोकस F1, एक फोकस F2। ठीक है, इसका जो रियल फोकस होता है उसको हम लोग किसको मानते हैं, F2 को मानते हैं। ठीक है, F1 को हम लोग रियल फोकस नहीं मानते, मतलब मेन फोकस इसका ये होता है। और इसमें भी दो फोकस होंगे और इसका जो मेन फोकस होता है F1 इधर ही माना जाता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, किसी भी लेंस या किसी भी मिरर का फोकस वही उसी बिंदु को मानते हैं जब उससे समांतर आने वाली रेखाएं उस जिस बिंदु से प्रिंसिपल एक्सिस को काटते हुए गुजरती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ठीक है, मतलब फोकस बोलते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखना। देखिए F1 F2 और यहाँ पे 2F1 और 2F2, इसको हम लोग C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है,
यहाँ तो एक इसका तो एक कर्वेचर बनेगा ना सेंटर, ठीक है। यहाँ पे C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 होगा, ठीक है। देखिए जो समांतर रेखाएं आएंगे उनको एक बिंदु पे ले जाकर क्या कर देगा, अभिसारित कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए ये समांतर तो आएगा लेकिन ये इधर नहीं आएगा, ये मुड़ के क्या हो जाएगा, बिखा जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और ये प्रतीत होता है एक बिंदु पे जाते हुए मिलता है, इसलिए इसका फोकस क्या होता है, F1 होता है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकस होगा, फोकस दूरी वो पॉजिटिव होगा, हम लोग पढ़े मिरर या लेंस के जो दाहिने साइड का जो लेंथ होगा, डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट वाला निगेटिव होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, नीचे वाला निगेटिव होता है। अब इसका फोकस देखिए लेफ्ट में है, ठीक है, लेंस के, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। तो फोकस दूरी हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसके पोल के बीच का दूरी, यहाँ पे पोल नहीं बोलते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, पोल इसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से जहाँ पे मतलब बिना किसी रिफ्लेक्शन के सीधे निकल जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ तक की दूरी से हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, हम लोग मिरर में पढ़े थे पोल के बारे में, इसको बोलते हैं पोल, जहाँ से बिना किसी रिफ्लेक्शन के निकल जा रहा, प्रकाश निकल जा रहा था, इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ध्यान नहीं आ रहा था, इसको हम लोग प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। प्रकाशीय केंद्र किसी भी लेंस के अंदर का बीच का पार्ट वो पार्ट होता है जहाँ पे बिना किसी रिफ्लेक्शन, मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए क्या आएगा, प्रकाश आएगा तो सीधे निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बिना किसी रिफ्लेक्शन, बिना डिविएट हुए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का प्रकाशीय केंद्र वह बिंदु होता है जो लेंस के भीतर स्थित होता है और उस बिंदु से होकर गुजरने वाले प्रकाश किरण अपवर्तित हुए बिना सीधा निकल जाती हैं, यानी अपना मार्ग नहीं बदलती हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। जैसे वहाँ पे पोल था, वहाँ पे क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा, ठीक है। अपर्चर, गोलीय लेंस व्यास इसका द्वारक कहलाता है, ठीक है। तो गोलीय लेंस का जो व्यास होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वारक या फिर अपर्चर बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है, इसका मतलब उत्तल लेंस का फोकस और अवतल लेंस का फोकस क्या होता है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देखिए समांतर आने वाली जितने भी किरणें हैं उनको एक बिंदु पर, जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा ना, इस पे ले जाके जिस बिंदु पे जाके ये सब कन्वर्ज करेंगे, मिलाएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो उत्तल लेंस का फोकस ये हो जाएगा, अवतल लेंस का फोकस ये हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब देखिए लेंस द्वारा किरण आरेख बनाने का जो नियम, जैसे हम लोग इसमें भी 3 नियम पढ़ते हैं, इसमें भी 3 नियम होगा, ठीक है। देखिए जब भी कोई रेखा समांतर आएगा तो फोकस होकर चला जाएगा, और कॉनकेव के केस में क्या होगा, ये प्रतीत होता है कि फोकस से आ रहा है, ठीक है, फोकस से नहीं आता, ठीक है, मतलब इसको पीछे बढ़ाने पे जाके बनता है इमेज। अब मुख्य फोकस अगर कोई फोकस से आएगा तो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, वही कंडीशन है, ठीक है। अब देखिए प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली कोई भी रेखाएं होंगी वो सीधे निकल जाएंगे बिना किसी डिविएशन के, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसमें देखिए इमेज फॉर्मेशन का क्वेश्चन पूछता है कि कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्म, इसमें भी 6 कंडीशन होते हैं। पहला जो इन्फिनाइट पे रहेगा, तो इन्फिनाइट पे रहेगा तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, और बिंदुवत बनेगा, क्या बनेगा, बिंदुवत, बहुत ही स्मॉल बनेगा, क्या बनने वाला है, स्मॉल बनने वाला है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे 6 के 6 कंडीशन, रे डायग्राम आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, यहाँ पे सारे कंडीशन दिए हैं, आप लोग इसको रट्टा मार लेना, ठीक है। जब भी अनंत पे रहेगा तो कहाँ बनेगा, F2 पर बनेगा, कहाँ पे बनेगा, F2, फोकस 1 फोकस 2। जैसे मान लीजिए फोकस 1 हो गया, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे F2, ठीक है, यहाँ फोकस बनेगा, ठीक है, F1 ये हो गया, F2 ये हो गया, तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, F2 पर बनेगा, ठीक है। वैसे इसमें से कभी क्वेश्चन नहीं पूछता, मिरर वाले से ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, लेकिन आप लोग को यहाँ पे दिया, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, स्लाइड बना हुआ है। तो अनंत पे F2 पर बनेगा और अत्यधिक छोटा बनेगा, और वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। अगर 2F1 के पीछे रखते हैं तो F1 और F2 के बीच में बनता है, और क्या बनेगा, आकार, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, और वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। जैसे उसमें हम लोग कॉन्केव में पढ़े थे, एक ही कंडीशन होता है जब ये क्या बनता है, एक ही कंडीशन में ये सीधा और आभासी बनता है, सेम वही कंडीशन यहाँ भी होगा, F1 और 0 के बीच, मतलब ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़े ना, देखिए ध्यान से, 6 कंडीशन यहाँ पे है। पहला क्या, इन्फिनाइट पे रहेगा, दूसरे में 2F1 के और इन्फिनाइट के बीच में रहेगा, अगले कंडीशन में 2F1 पे रहेगा, फिर अगले कंडीशन 2F1 और F2 के बीच में रहेगा, फिर उसके बाद हम लोग F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे, फिर कहाँ पे रखेंगे, ठीक है, ये सॉरी F1 पे हो गया, फिर F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लास्ट वाला, जिस कंडीशन में ये इमेज के मतलब पीछे ही बन जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट के ही पीछे क्या बन जाता है, इमेज इसका बन जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन इसका होता है आभासी और सीधा का। अब देखिए अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, इसमें 2 कंडीशन बनते हैं, एक तो अनंत पे रखेंगे और एक अनंत और कहाँ पे रखेंगे, अनंत तथा लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच में, ठीक है। पहला अनंत पे रखेंगे, तो पहला जब अनंत पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस F1 पे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, F1 पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ये वास्तविक नहीं आभासी होता है, क्योंकि हम लोग पीछे इसको खींचने पे बन रहा है ना, अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु का आकार छोटा, मतलब एक पॉइंट जैसा बनता है, ठीक है, आभासी और सीधा होता है।
जैसे उसमें हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स में 5 कंडीशन में वास्तविक बनेगा और 1 कंडीशन में आभासी बनता है, ठीक है। उसमें बड़ा छोटा हमेशा मतलब बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, लेकिन इस कंडीशन में हमेशा क्या बनेगा, छोटा ही बनने वाला, ठीक है। इमेज ऑब्जेक्ट का क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अब देखिए जब अनंत और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, F1 तथा ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रहा है, ठीक है, इधरी साइड में, और ये भी क्या होगा, आभासी तथा सीधा बनेगा, इसे ध्यान रखना है। अब देखिए गोलाकार लेंस के लिए चिन्ह पर पार्टी, ठीक है, मतलब जो चिन्ह होता है, ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े ना कॉनकेव मिरर के बारे में। जैसे मान लीजिए ये लेंस हो गया हमारा कॉन्वेक्स, ठीक है, तो यही से हम लोग सारा दूरी मेजर करते हैं। लेफ्ट साइड में जितनी दूरियां होंगी सब पे सब क्या होंगे, निगेटिव, और राइट में जो होंगे वो सब के सब क्या होंगे, पॉजिटिव। ऊपर की तरफ पॉजिटिव क्या होगा और नीचे की तरफ क्या होगा, निगेटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, इधर होता है फोकस, तो ये पॉजिटिव होगा। लेकिन कॉनकेव के लिए क्या होता है, फोकस इधर ही तो होता है, लेफ्ट साइड में, तो यही होता है क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना। तो और लेंस का जैसे हम लोग मिरर फार्मूला पढ़े थे 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है, ये पढ़े थे। लेकिन इसमें क्या होता है 1/f = 1/v - 1/u होता है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। f क्या फोकल लेंथ है, u क्या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, और v क्या डिस्टेंस ऑफ इमेज है, इसे ध्यान रखना। वहाँ भी हम लोग मैग्निफिकेशन आवर्धन के बारे में उतना डिटेल्स तो नहीं पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। मैग्निफिकेशन आवर्धन क्या होता है, लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु की तुलना में कितना बड़ा या छोटा दिखाई देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन आवर्धन। मतलब लेंस द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है उसको कितना बड़ा करके दिखाया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। यह प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है, या प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। यही फार्मूला है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। धनात्मक आवर्धन एक सीधी छवि वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है, मतलब अगर आपका आवर्धन मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में आ गया, इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब बनने वाला, ठीक है। और जबकि ऋणात्मक जब भी आता है ना तो उसके लिए रियल इमेज बनता है, वास्तविक क्या बनता है, वास्तविक, और इमेज क्या बनता है, उल्टी छवि बनती है, इसे ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन पूछता है अगर किसी भी लेंस का मैग्निफिकेशन है पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में उसका इमेज कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और सीधा इमेज हमेशा क्या होता है, वर्चुअल होता है, आभासी होता है। जबकि ऋणात्मक आवर्धन क्या होता है, उल्टी छवि बनती है, और वो क्या होता है, रियल इमेज होता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है, m = h'/h, ये किसके लिए, लेंस के लिए। ये h' क्या है, जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई, और h क्या है, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, और v क्या है, और इमेज मतलब प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, और u क्या है, वस्तु की दूरी। ये लेंस के लिए फार्मूला है। जबकि जो मिरर के लिए फार्मूला था ये h'/h तो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो v/u लिखते हैं इसको माइनस होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। h' क्या है, छवि की ऊंचाई, h क्या है, वस्तु की ऊंचाई, v क्या है, छवि की दूरी, ठीक है, मतलब इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u क्या है, वस्तु की दूरी, ठीक है। अब देखिए लास्ट टॉपिक है इसका, पावर ऑफ लेंस, ठीक है, लेंस की शक्ति क्या होता है, ठीक है। लेंस के द्वारा प्रकाश से किरणों का आविष्करण या अपसरण करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस की शक्ति बोलते हैं। मतलब किसी भी प्रकाश, कोई लेंस किसी प्रकाश को कितना क्या कर सकता है, कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस बोलते हैं, ठीक है। देखिए अब इसका फार्मूला क्या होता है, ये उसके फोकल लेंथ क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। मिरर के लिए भी सेम यही चीज होता है, यही फार्मूला वहाँ भी होता है मिरर के लिए भी, ठीक है। अगर हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ मिरर वहाँ भी सेम यही चीज होता है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, P पावर ऑफ 1/f होता है, जहाँ पे f हमेशा मीटर मिल जाता है, किस मिल जाता है, मीटर मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए जो लेंस की शक्ति का जो इकाई होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसे हम लोग d से दर्शाते हैं, इसे ध्यान रखना। तो P बराबर क्या होता है, 1/f, फोकल लेंथ हमेशा किस में रखते हैं, मीटर में लेंगे। अगर सेंटीमीटर में लेना है तो मीटर यहाँ पे 100 से यहाँ ऊपर 100 कर दीजिए, यहाँ पे नीचे क्या कर देंगे हम लोग, फोकस सेंटीमीटर में, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो 100/f ये फार्मूला होगा, और मीटर में 1/f होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एक डायोप्टर मतलब क्या होता है, यदि लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, 1 डायोप्टर, ठीक, कितना हो जाएगा, 1 डायोप्टर हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। अवतल लेंस की शक्ति ऋणात्मक होती है, क्योंकि अवतल जो लेंस है उसका फोकस किधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है। तो लेफ्ट साइड में जब फोकस f निगेटिव है तो पावर भी तो निगेटिव होगा, और सेम उत्तल लेंस के लिए फोकस किधर होता है, इधर राइट साइड में पॉजिटिव होता है, तो उसका लेंस उसका शक्ति भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का क्लास जिसमें हम लोग मतलब लाइट के बारे में पढ़ें, ठीक है। इसी के साथ जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स के सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। मतलब केमिस्ट्री कवर हो चुका है, फिजिक्स भी कवर हो चुका है, ठीक है। जिसको भी मतलब जो भी लोग पर्सनली मैसेज कर रहे हैं उनको मैं बायोलॉजी का नोट्स भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है, पर्सनली, क्योंकि मतलब मेरे पास खुद का बायोलॉजी का नोट्स नहीं है, दूसरे का नोट्स है, मैं उसको अवेलेबल करा देता हूँ, तो उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड नहीं कर सकता, ठीक है। और इस क्लास का जो PDF लेना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई बेहतरीन सा टॉपिक लेकर आएंगे, या जो भी कमेंट करेंगे आप लोग, जिस टॉपिक आप लोग को वीडियो चाहिए वो टॉपिक बना दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।